नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्री नवीन भास्कर जी। नवीन भास्कर जी, आप ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप आजादी, विभाजन और वर्तमान भारत के संदर्भ में लेखक, निर्देशन और अभिनेता के रूप में आप सशक्त हैं और आप मुंबई से ट्रू मीडिया स्टूडियो पधारे हैं। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि भास्कर जी, आपके दादाजी ने जिन विभाजन के दर्दनाक पलों को स्वयं जिया और आपकी दादी ने उन्हें कहानियों के रूप में आपको सुनाया, वह कौन सी स्मृति थी जिसने 81 माइल्स को जन्म दिया? ओम प्रकाश जी, इसका जवाब देना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये कहानी जो है मैं बचपन से सुनता आ रहा था। जब से मैंने होश संभाला, मेरे दादाजी तो मेरे जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, मगर दादी जी का एक लंबे समय तक हमारे साथ रहा। तो पापा के साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में वो बताते थे कि कैसे ये काफिले से बिछड़ गए थे और किन मुसीबतों का सामना करते हुए हम लोग जान बचा करके अपने मजहब के वतन हिंदुस्तान तक, अटारी बॉर्डर तक कैसे पहुंचे। ये सब इतनी बार मैंने बचपन से सुना था कि हर बार लगता था कि यार इसके ऊपर तो कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और जब मैं इंडस्ट्री के अंदर गया, फिल्म इंडस्ट्री में, जब मैंने एक्टिंग के साथ साथ लेखन भी शुरू किया, तो मुझे लगा कि वो जो इतने सालों से, इतने वर्षों से, बचपन से जो मेरे अंदर जो दबी हुई एक कहानी है, और जिस कहानी के अंदर सिर्फ नफरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम विभाजन की कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसमें हमें सिर्फ नफरत 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 ही सुनने को और देखने को मिलती है। लेकिन जो मेरे पापा की जो कहानी थी कि कैसे एक मुस्लिम भाई ने उनको बचाया और बचा करके इनके माँ बाप तक वापस छोड़ने के लिए आया, वो कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि यार ये पक्ष क्यों नहीं आज तक सामने आया। क्योंकि जब कभी भी कहीं भी बदकिस्मती से मजहबी दंगे भड़कते हैं, कुछ ऐसा होता है पागलपन, तो हमेशा ऐसा भी होता है कि बुराई जो है वो अच्छाई पर हावी होती नजर आती है। हमेशा दंगों में मरने वालों की संख्या काउंट की जाती है, दंगों में बचाने वाले की संख्या क्यों नहीं काउंट की जाती? दंगे में बहुत सारे लोग बचाए भी तो जाते हैं, दूसरी तरफ के पक्ष के लोगों को बचाते हैं, इधर के पक्ष के लोग, इधर के पक्ष के लोग उधर वालों को बचाते हैं, लेकिन वो बेचारे हमेशा गुमनामी में रहते हैं। तो मेरी ये जो कहानी थी, इसमें क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोगों का पक्ष भी सामने आए जिन लोगों ने मदद की, सहायता करी। बस ये मेरी प्रेरणा स्रोत आप कह सकते हो। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे यहीं से प्रेरणा मिली। भास्कर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान पीढ़ी के लिए 1947 केवल इतिहास की एक तारीख है जी। आपके अनुसार इस इतिहास को महसूस करने और समझने की सबसे प्रभावी माध्यम क्या हो सकता है? साहित्य, रंगमंच या सिनेमा? ओम प्रकाश जी, देखिए, मैं रंगमंच का विद्यार्थी हूँ और रंगमंच की मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है श्रीराम सेंटर से। बहुत वर्षों तक मैं रंगमंच पर अपना अभिनय करता रहा, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो रीच होती है ना, पब्लिक तक रीच, वो सिनेमा की बहुत बड़ी है। आज भी जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, अगर उसे अच्छे स्केल से बनाया जाए, अच्छी तरह से उसका प्रमोशन हो, तो आज जो फिल्म रिलीज होती है उसको 5000 स्क्रीन्स, 5000 थिएटर उसे एक साथ मिलते हैं। 5000 स्क्रीन और दिन के 4 शो, यानी कि 20,000 बार वो फिल्म एक दिन चलती है। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी रीच कितनी बड़ी होती है। और फिल्म के बारे में जो हमेशा कहा गया है कि फिल्म क्रिएट्स हिस्ट्री। जो फिल्में यादगार फिल्में हैं, जो फिल्में हमारे समाज पर, हम पर प्रभाव छोड़ती हैं, वो हमेशा हिस्ट्री में दर्ज हो जाती हैं। तो साहित्य के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब अगर आप सिनेमा को ये कहेंगे ना कि वो भी साहित्य का एक माध्यम है, एक कहने का तरीका है, बात कहने का अपना एक तरीका है, तो मेरे ख्याल से वो कोई बेमानी नहीं होगा। सिनेमा सबसे ज्यादा पब्लिक तक पहुंचने का एक जरिया है। बहुत अच्छी जानकारी भास्कर जी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अद्विक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आपकी 81 माइल्स उपन्यास में जब आप मंच पर अकेले ही कई पात्रों को जीवंत करते हैं, तो सबसे कठिन पात्र कौन सा होता है? इस बारे में बताएं। देखिए, इसमें जो प्यारा सिंह का जो एक किरदार है, जैसा कि आपने जब मंचन देखा तो ओम प्रकाश जी, आपको कहानी का अंदाजा होगा। और जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, जो अद्विक पब्लिकेशन के माध्यम से पहले 2023 में हिंदी में और 2024 में इंग्लिश में
ये किताब जो है रिलीज़ हुई। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब 2023 में ये किताब रिलीज़ हुई तो मेरे कुछ फिल्मी फ्रेंड्स, जिनमें सुनील ग्रोवर, उनको तो आज देश का बच्चा बच्चा सब जानता है, उन्हीं के हाथों मेरी किताब का विमोचन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में साथ में काम किया था। और उसमें कई दिनों तक हम लोग रूम पार्टनर्स भी थे। जब इस फिल्म का शूट चल रहा था तो पूना में हम लोग कई बार पूना में, दिल्ली में रूम पार्टनर्स रहे। और सुनील भाई के साथ आज भी मेरी उसी तरह से दोस्ती है और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो आए, और केसी बोकाडिया साहब, वेटरन डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिनकी अभी एक फिल्म चल रही है तीसरी बेगम, उसमें भी मैंने एक अच्छा रोल किया है। तो केसी बोकाडिया साहब भी थे। तो फिल्म जगत से जुड़े हुए काफ़ी लोग थे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि वो लोग आए और उन लोगों के हाथों इस किताब का विमोचन हुआ। उसके बाद इंग्लिश में जब ये किताब आई, तो इस दरमियान इंग्लिश में जब किताब आनी थी तो उसी बीच, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन जिन्होंने किया वो भी बड़ी एक अच्छी घटना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो था, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा, हमारी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो हिंदी किताबें नहीं पढ़ते और आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा है, तो इसको आप इंग्लिश में क्यों नहीं इसको ट्रांसलेट करवाते। मैं और मेरा फ्रेंड दर्श, हम लोग मिलके इसको करते हैं। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा कि हाँ, ये बात तो बहुत बढ़िया। तो मैंने अशोक गुप्ता जी, जो अद्विक पब्लिकेशन के प्रकाशक हैं, और उनके आगे मैंने ये सुझाव रखा। मैंने अशोक जी से कहा कि भैया, अगर आप ठीक समझे तो इस किताब को इंग्लिश में भी करते हैं। तो भाई साहब ने बोला कि हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और उनके पास भी फीडबैक बहुत अच्छा आया था, हिंदी किताब का फीडबैक बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको इंग्लिश में, जब इसका संस्करण इंग्लिश में आएगा, एडिशन जब इंग्लिश में आएगा, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी दूंगा, इसमें कुछ सीन और ऐड करूंगा, एक्स्ट्राज। इस तरह से फिर मैंने इसका जो इंग्लिश की जो किताब है उसमें कुछ सीन एडेड हैं, वो मैंने दी। और मेरे बेटे ने, आदित्य भास्कर ने, और उसके एक मित्र दर्श, उन्होंने ये किताब जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करी। उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो जिस दिन हमने इंग्लिश किताब का विमोचन करना था, उस दिन मैंने इसका स्टोरी टेलिंग और नाट्य मंचन, ये अपने आप में एक अनूठी बात थी कि एक ऑथर, एक लेखक खुद, स्टोरी टेलिंग की जो विधा होती है उसमें आदमी एक जगह बैठ करके अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन क्योंकि मैं रंगमंच का विद्यार्थी हूं, तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें नाटक का समावेश करते हुए, स्टोरी टेलिंग और नाटक दोनों का एक खूबसूरत समावेश करते हुए इसको पेश करने की कोशिश करता हूं। तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह मैंने, जिस दिन हम लोग इसका इंग्लिश बुक का विमोचन कर रहे थे, उसी दिन फर्स्ट टाइम मैंने इसका जो है मुंबई में मैंने इसका जो है पहला इसका परफॉर्मेंस किया, और बहुत सराहना मिली, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि इसे बार बार देखना चाहेंगे। और आज क्योंकि देखिए, लोगों का जो टाइम स्पैन जो बोलते हैं, टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन, इट हैज कम टू अराउंड 1 मिनट और 2 मिनट। लोग आज इसीलिए वर्टिकल के बहुत सारे शोज वगैरह भी बन रहे हैं, क्योंकि इंस्टा या इस सब चीजों पे लोग 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर सब चीज समझना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि जो किताब में रुचि रखते हैं वो तो किताब पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए मुझे रंगमंच का सहारा लेते हुए मुझे इसको अधिक से अधिक लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बाकी इसके ऊपर एक बड़ी फिल्म बनने की बात भी हो रही है, और देखिए वो खुशखबरी भी जल्दी आएगी। वाह, बहुत अच्छे भास्कर साहब। हम ये भी जानना चाहेंगे, जब फिल्मों की बात हो रही है तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में महानायक अमिताभ बच्चन और अनेक बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी आपने काम किया है जी। वो काम करने का जो अनुभव, किस तरह की फीलिंग आपको महसूस हुई, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म जो मैंने पहली फिल्म करी थी मुंबई जाने के बाद, उसमें अजय देवगन जी के साथ था मैं, और सुनील ग्रोवर, सुशांत सिंह जी, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे उस फिल्म के अंदर। तो उसमें जो अजय देवगन के साथ जो 17 कॉमरेड्स थे, जो कि उनके साथ जो क्रांतिकारी थे, उनमें कंवलनाथ तिवारी जी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी। उसके बाद फिर एक्चुअली क्या होता है, बड़ी फिल्म बड़े स्टार के साथ जब आप करते हो तो कई बार आपके बहुत सारे सीन एडिट हो जाते हैं, और लेंथ की वजह से या किसी वजह से। राज जी ने मेरा काम देखा था, उन्हें पता था कि कर सकता है। तो मुझे फिर जब ये खाकी फिल्म बन रही थी, तो खाकी के दौरान मुझे उनके असिस्टेंट का फोन आया
कि राज जी ने कहा है कि नवीन भास्कर को, वो मुझे तिवारी बोला करते थे मेरे कैरेक्टर नेम से, तिवारी, तो उन्होंने बोला तिवारी को याद करो, अमित जी के साथ सीन है और उसको बोलो कि राजकुमार संतोषी ने कहा है कि उसे करना है। तो जय कृष्णा नाम का एक उनका असिस्टेंट था, तो उसका मुझे फोन आया और उसने कहा कि राज सर ने बोला है तिवारी को कहो ये अमित जी के साथ सीन है और नवीन भास्कर को, तिवारी को ये काम करना है। तो मेरे लिए तो ऐसा लगा कि जैसे पैरों तले जमीन निकल गई कि मैं अमित जी के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं अमित जी को उनके घर जाके पहले मिल चुका था, एक उनके ऊपर एक किताब आई थी द लेजेंड, तो उसको जो उसका कवर पेज जिन्होंने डिजाइन किया था कमलेश हीरानंदानी जी, तो कमलेश हीरानंदानी जी के रेफरेंस से हम लोग अमित जी को उनके घर जाकर के पहले मिल चुके थे, मैं और मेरा फ्रेंड। लगभग 20-25 मिनट उनके साथ हम बैठ के आए थे, सन 2000 की बात है। उसके बाद फिर जब खाकी के सेट पर मैं अमित जी से मिला और उनके साथ जब मैंने ये सीन किया तो बहुत अच्छा लगा। उसमें भी इनफैक्ट मेरा एक और सीन था, लेकिन होता है बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो लेकिन बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। मेरे पापा सेट पर थे, फिल्म सिटी हमारे घर के नज़दीक ही है मुंबई में, तो वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। तो जब मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा अमिताभ बच्चन जी के साथ आज सीन है, तो पापा आए और मैंने अमित जी से कहा कि सर मेरे फादर मेरे साथ आए हैं और बैठे हैं, तो सर बाद में आपके साथ, उस ज़माने में वो कैमरा होता था रील जिसमें डलती थी, मोबाइल में कैमरा तो उस ज़माने में नहीं था। अमित जी इतने हम्बल, इतने सरल इंसान हैं। उन्होंने कहा किधर हैं आपके बाबूजी? मैंने कहा जी वो बैठे सामने। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल नवीन जी, तामझाम उतारने के बाद, क्योंकि वो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, वो जिस एकेडमी के जो एकेडमी में स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, जब चंदनगढ़ टीम जाती है खाकी, अगर आप लोगों को याद हो, उस एकेडमी का मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ मेरा उनके साथ सीन था। तो उन्होंने बोला नवीन जी ये तामझाम उतारने के बाद आराम से बाबूजी के साथ खड़े होके अच्छे से फोटो लेंगे। बड़ा अच्छा अनुभव था। उसके बाद मैंने जहर फिल्म में काम किया और जहर में इमरान हाशमी जी के साथ काम किया। इमरान भाई के साथ काम करने का अनुभव भी बहुत अच्छा था, वो भी एक अच्छे इंसान है। बस सर इस तरह से सिलसिला चल रहा है और लगातार कई फिल्में करी। भास्कर जी, जिस तरह से आपने एक भारत विभाजन के संबंध में एक उपन्यास तैयार किया है जी, ऐसे आपके जहन में और कौन कौन से विषय हैं जिन पर आपको काम करना है या उन पर एक्टिंग करने का भी आपको सौभाग्य मिले उसे करना है, कौन कौन से और विषय हैं? सर अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ प्रकाश जी, ये किताब, इसके बारे में अभी मैं बताने की स्थिति में तो नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अगर आपने 81 माइल्स पढ़ी है तो आप लोग जानते होंगे कि 81 माइल्स जो है वो भी एक अच्छा संदेश समाज को देती है। तो इसी तरह से जो मेरी दूसरी किताब है वो भी एक अपने आप में बड़ा संदेश है, क्योंकि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लड़कर, नफरत कर कर लोगों ने देख लिया है। धर्म के आधार पर जो देश हमारे देश से टूटकर बना था, आज वो कहाँ है? उन लोगों ने शायद उसको जो जब पाकिस्तान की रचना के बारे में जिन लोगों के दिमाग में आया था, पाकिस्तान जिनके दिमाग की उपज था, उन लोगों ने सोचा होगा कि हम एक धर्म के, एक जैसी सोच के, एक विचारधारा के लोग सब एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हम बहुत तरक्की करेंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये बात कई बार कही जा चुकी है कि गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है कि उसमें तरह तरह के फूल अगर उसमें लगे हैं तो गुलदस्ता खूबसूरत लगता है। तो हमारा देश भी एक गुलदस्ते की तरह है और ये हमारी खुशनसीबी है। और बाकी जो अगला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरह का आपको संदेश देगा, जिसमें पढ़ने वालों को, और अगर उसका भी मैं नाट्य मंचन करूंगा तो उस पर भी बहुत बड़ा संदेश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं इस विषय के लिए। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको लगता है कि विभाजन केवल सीमाओं का बंटवारा था? आज भी हमारे समाज में और रिश्ते में उससे अदृश्य निशान मौजूद हैं, इस विषय में भी आप बताएं। मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा कि मैंने अभी आपसे जो पिछली बात में मैंने कहा कि व्हाइट कलर की अगर एक स्लेट अगर लेंगे ना और उसमें ब्लैक कलर का डॉट अगर लगा देंगे तो हर किसी का निशान उस ब्लैक कलर के डॉट के ऊपर जाता है, व्हाइट स्लेट को सब भूल जाते हैं। तो ये बात भी उसी तरह से है। दरअसल हमेशा से क्या होता है कि बुराई जो है ना, बुराई का कद हमेशा लोगों को बड़ा लगता है पर वास्तव में नहीं होता।
इंसान जब तक जिंदा है, इंसान भावनाओं से बना है, इंसान सिर्फ हार्ड मास से नहीं बना है। भावनाएं जब तक भावनाएं हमारे अंदर जिंदा है, भावनाओं का समावेश हमारे अंदर मौजूद है, तब तक कोई जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन इंसान तो इंसान से मिलेगा ही और उसके दुख सुख में शामिल भी होगा। उसको कोई अलग नहीं कर सकता। विभाजन भी अलग नहीं कर पाया और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। भास्कर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतिहास की त्रासदियों को प्रस्तुत करते समय एक कलाकार को सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इतिहास जो है वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और उनका संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरी जो कहानी है इसमें मैंने काल्पनिक पात्रों का सहारा भी लिया है, कहानी को रोचक बनाने के लिए और एक अच्छा संदेश देने के लिए। तो इतिहास के तथ्यों के साथ तभी छेड़छाड़ करनी चाहिए जब वो अच्छे के लिए हो और उससे कुछ कहते हैं ना एनहेंसमेंट के लिए होना जरूरी है। एनहेंस होती है अगर आपकी कहानी तो ठीक है, क्योंकि किसी भी कहानी को अगर अब एक यात्रा है और उस यात्रा में जो इसके नायक थे हजारा सिंह प्यारा सिंह, जो अपने गांव के लोगों को अटारी बॉर्डर तक लेके आए, उनकी यात्राओं को खूबसूरत तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ काल्पनिक पात्रों का सहारा लेना पड़ा जिनका कि समावेश सुंदर है, ऐसा लोगों का बोलना है। बस उसी तरह से मैं कहूंगा कि अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी उस तरीके से लो जो कि भलाई के लिए हो, अच्छाई के लिए हो। बुरा संदेश देना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है वो ठीक होगा। हम ये भी जानना चाहेंगे भास्कर जी की वर्तमान पीढ़ी के लिए 81 माइल्स जैसी कहानी क्या सीख देती है? वर्तमान पीढ़ी जो है, इन लोगों ने जो फिल्मों में देखा है या कुछ ऐसे विभाजन पर आधारित धारावाहिक या सीरियल्स, इन लोगों ने उसी से विभाजन को जाना है। विभाजन की त्रासदी बहुत बड़ी थी जो कि खुद मानव के द्वारा रचित थी। एक होता है ना कि नेचुरल डिजास्टर, इट वॉज नॉट नेचुरल डिजास्टर, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। सो विभाजन जहां एक तरफ ये संदेश देता है कि बिना सोचे समझे लाखों लोगों का भविष्य कुछ लोगों ने तय कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। विभाजन ना उनके लिए ठीक था ना हम लोगों के लिए ठीक था। यहां से भी लाखों लोग विस्थापित होकर उस तरफ गए, उधर से भी लाखों लोग या तो रास्ते में मारे गए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऐसा माहौल बनता है तो जो कि बुरी ताकतें होती हैं वो उनको एक मौका मिल जाता है इन हालात का फायदा उठाकर अपराध का, उनको जैसे खुली छूट मिल जाती है अपराध करने की। तो वही हुआ विभाजन के दरमियान भी। उसमें बचाने वाले भी थे और मारने वाले भी थे और ये दोनों तरफ चल रहा था। तो हम कहते हैं कि हमारे लोगों की तरफ ज्यादा, मतलब हमारे लोगों पर उस जो उधर से आने वाले थे, इधर लोग, उनके ऊपर ज्यादा पीड़ा बीती। लेकिन ऐसा नहीं था। इधर से जो लोग गए उन्होंने भी पीड़ा देखी। उनको वहां जाकर के भी एस्टेब्लिश करने के लिए उन लोगों को भी बहुत बहुत टाइम लगा। क्योंकि जैसा कि मेरी इस किताब में भी है, अगर किसी बड़े पेड़ को भी आप जड़ से उखाड़कर कहीं दूर ले जाकर स्थापित करने की कोशिश करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बड़ा पेड़ जैसा वो अपना वास्तविक जगह पर विशाल था, हरा भरा था, वैसा ही वो नई जगह पर जाकर रह पाएगा। ये मेरी किताब में भी है। तो वही बात इंसानों पर लागू होती है। तो इनको, आज की पीढ़ी को यही समझना चाहिए कि भेदभाव या फिर कुछ भी ऐसी सोच जो कि अलगाव लाती है उससे बचे। यही इसका संदेश है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत संदेश आपने हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी को दिया है। हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आप 81 माइल्स को मंच पर प्रस्तुति देते हैं जी, तो उस समय सबसे ज्यादा किस दृश्य को प्रस्तुत करते हुए उसने आपको गमगीन बनाया या रुलाया या आंसू भर आए आपकी आंखों में? वो कौन सा सीन है? नाट्य मंचन के दौरान इस कहानी में वैसे तो बहुत सारे सीन हैं, लेकिन खासतौर से 2 सीन ऐसे हैं जिसमें मैं भी रोता हूं और दर्शक भी रोते हैं। और मुझे बाद में बहुत बार कई दिन तक लोगों के फोन आते हैं कि सर इस कहानी का हैंगओवर नहीं जा रहा। इतना देखा उन लोगों ने, इस हद तक उन लोगों पर बीती।
लेकिन वो वास्तविकता थी। जैसे मेरी कहानी में एक तो वो भाई बहन का जो किस्सा है, जब एक भाई अपनी बहन को छोड़ने पर मजबूर है दंगाइयों के पास, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए दंगाइयों को झूठ बोला कि हमारी अमृतसर में एक कोठी है, अगर तुम हम सबको यहाँ से जाने दोगे तो उस कोठी को बेचकर मैं तुमको पैसे ला के दूंगा। तो दंगाइयों ने कहा कि तुम्हारी बहन हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगी। तो वो जो दृश्य है, वो जो सीन है, वो हर बार उन भाई बहन के जो आपस के जो संवाद हैं, वो डायलॉग्स जो हैं, वो मुझे हमेशा भाव विभोर कर देते हैं और मैं हमेशा मंच पर रोता हूँ। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सब लोग रोते हैं और सब मुझे बाद में कहते हैं बहुत ही भावनात्मक वो दृश्य है। ऐसा ही जब एक घायल 18 साल का लड़का कीरत, जो कि रास्ते में जब इनकी दंगाइयों से भिड़ंत हुई तो इतनी बुरी तरह घायल हुआ था कि उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था और उसका बायां हाथ कट चुका था। तो लेकिन किसी तरह से उसकी जिंदगी को खींचा जा रहा था। और एक पल ऐसा आया कि उस 18 साल के लड़के की माँ ने, जब उस बच्चे ने अपनी वेदना माँ बाप के सामने रखी कि मुझे भी मृत्युदान दे दो, मुझे इस तड़पन से, इस पीड़ा से मुक्ति दे दो, तो उस माँ पर क्या बीती होगी कि उसने खुद कटार अपने पति के हाथ में दी कि कहा जी और चलो अब हम तीनों का चलने का वक्त आ गया है। और उस मजबूर बाप ने जहर की गोली एक अपने मुंह में रखी, एक अपनी पत्नी को दी और फिर अब खुद उस मजबूर लाचार बाप ने अपने इकलौते बेटे की छाती में कटार घोंप दी। तो ये कुछ दृश्य ऐसे हैं जो सबको, दर्शकों को रुला देते हैं। और मैंने तो जो कि जब ये किरदार जब मैंने लिखे थे, ये कहानी मैंने सुनी थी, एक इसमें मुख्य बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा जी कि ये जो मेरा उपन्यास है, इसमें जो मेरी जो कहानी है 81 माइल्स, 81 मील की, इसमें मैंने कुछ मार्मिक ऐसे दृश्य भी जोड़े हैं जो कि मैंने विभाजन के मारे हुए अलग अलग लोगों से सुने थे और वो मुझे लगा कि मेरी कहानी के साथ में तालमेल रखते हैं। तो उन किरदारों को भी मैंने इस कहानी के साथ में जोड़ते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया है। मगर वो सब सच्ची बातें थी, सच्ची घटनाएं जो भुक्त भोगियों के मुंह से मैंने सुनी थी। उन्हीं घटनाओं, उन्हीं किस्सों को मैंने इस कहानी के साथ में जोड़ा है। आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 81 माइल्स पर एक फिल्म की, बड़ी फिल्म की भी तैयारी हो रही है जी। आपने इस पटकथा को लिखा है, आपने इस पटकथा को जिया है जी। जब वो फिल्म बनेगी तो आपके जहन में एक तस्वीर बनी होगी कि इस उपन्यास के किसी एक कैरेक्टर को आपने जीना है या उसे अभिनय करना है। जी। वो कौन सा कैरेक्टर होगा? क्योंकि रंगमंच पे तो सभी कैरेक्टर को आप ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। लेकिन जो मूवी, जो फिल्म बनेगी, उसमें कौन से कैरेक्टर को आपको दिल को छुआ है जिसे आप वहां प्रस्तुत करेंगे या एक्ट करेंगे? मैं तो कलाकार हूं, तो मैं तो मतलब हमेशा जो है उस मामले में सोचूंगा कि भाई मुझे ये कैरेक्टर मिल जाए, वो कैरेक्टर मिल जाए। लेकिन ये सब उसके निर्देशक पर डिपेंड करेगा और मैं उनकी चॉइस के साथ जाऊंगा। जहां फिजिकली और मेरे जो ज्योग्राफिया उसके हिसाब से मैं जिस किरदार में, जिस कैरेक्टर में फिट होऊंगा, मैं उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे आपने अपने मन के भाव को प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के बीच। हम ये भी जानना चाहेंगे कि 81 माइल्स की जो कहानी घटित हुई थी, जिसे आपने रचा है, आपने लिखा है अपनी कलम से, अगर वो 2026 में भारत में अगर घटित होती है तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष क्या होगा? आई थिंक उसका सबसे बड़ा संघर्ष ये जीपीएस होगा। आज सबके पास मोबाइल है और जीपीएस के माध्यम से ये काफिला किस तरफ जा रहा है, उसको जो वो शेख मुस्तफा जो विलेन है हमारी कहानी का, वो पुलिस वाला, वो ट्रैक कर लेता कि ये काफिला किस रास्ते से होकर जा रहा है। तो 2026 में बहुत मुश्किल था और उनके जो है संघर्ष शायद और ज्यादा अधिक हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी जानकारी दी। प्यारा सिंह जी को पकड़ने के लिए वो बहुत अच्छे एआई का या गूगल का प्रयोग करेंगे और उन पर वो दबाव बना देंगे। हजारा सिंह प्यारा सिंह जो हजारा सिंह प्यारा सिंह, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। भास्कर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में साहित्य और रंगमंच समाज को जोड़ने में कितनी शक्ति रखते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब संवाद कम और विवाद अधिक होता है? जहां संवाद खत्म होता है ना, वहीं से विवाद शुरू होता है। अगर हमारा किसी से मन मिटाव है, जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे,
मन ही मन सोच के बैठेंगे कि यार तुमने मेरा दिल दुखाया, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काम नहीं किया। मैं देशों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कोई विदेश नीति को तय करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं सिर्फ मैन टू मैन, जो एक आत्मिक जो एक संबंध होता है इंसान का इंसान के साथ, उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं कि अगर किसी भी इंसान से, चाहे वो हमारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब हमारा उससे किसी बात पर विवाद होता है तो उस विवाद को हम मन ही मन दबा करके बैठ जाते हैं, संवाद बंद कर देते हैं। और अगर हम बात कर लें तो शायद वो विवाद ही खत्म हो जाए। इसी तरह से मुझे लगता है कि क्या और हाँ, जहां तक साहित्य का प्रश्न उठता है तो साहित्य अपने आप में इतना महान है और उसका दर्जा इतना बड़ा है कि साहित्य को जो लोग समझते हैं, जिनको साहित्य की समझ है, या जो लोग साहित्य से प्यार करते हैं, वो लोग सिर्फ प्यार ही जानते हैं। क्या बात है। वो सिर्फ प्यार ही करना जानते हैं। उनकी कलम अगर गलत भी कहती है ना, तो उस गलत के अंदर छुपे हुए उन शब्दों को समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उस अनकही बात को समझने की कोशिश करो। राइटर को किसी बात को कहने का एक अपना तरीका है, उसको हम किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो और किसी का गला भी काट सकते हो। इसीलिए जो साहित्यकार हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अपनी कलम से वही काम करे जो कि एक जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू जो काम करता है वही काम करें, बजाय किसी का गला काटने के। क्या बात है, सकारात्मक रहे व्यक्ति। भास्कर जी, जब आपकी पुस्तक जो उपन्यास है 81 माइल्स को जब कोई पाठक पढ़ता है, या जब आप अपने रंगमंच पर उस उपन्यास की प्रस्तुति देते हैं, तो कभी कोई दर्शक या पाठक का गंभीर रूप से दिल टूटा है, जिसने आपको फोन करके कहा हो कि मैं अभी तक उभरा नहीं हूँ? जी, ऐसे संस्मरण भी हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं इसकी पहली प्रस्तुति जब कर रहा था, जब मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश बुक का जिस दिन लॉन्च था, तो वो मेरा उस दिन मैंने इसका पहला नाट्य मंचन रखा था, स्टोरी टेलिंग प्लस नाट्य मंचन। तो सौरभ दुबे एक बहुत बहुत प्रख्यात, बहुत मशहूर कलाकार हैं सौरभ दुबे जी, जिन्होंने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार कम से कम 11 या 12 बार किया है। हमारी लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में भी जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार उन्होंने ही निभाया था। तो सौरभ दुबे जी, उन्होंने जब ये देखा तो उनका मुझे फोन आया। तो ये जो मैंने आपसे कहा ना कि कहानी का हैंगओवर नहीं जाता, जी जी, तो सौरभ दुबे जी ने मुझे फोन पर कहा कि नवीन जी, ये कहानी क्या है यार, इसका हैंगओवर नहीं जा रहा। तो मैंने कहा सर क्षमा चाहता हूं अगर हैंगओवर नहीं जा रहा। तो कहने लगे कि नहीं यार, ये कहानी तो मतलब बड़े पर्दे पर आनी चाहिए। और इतना भाव विभोर कर दिया इस कहानी ने कि इसको किस तरह से हम लोग आगे ले जा सकते हैं। मैंने कहा सर, जब अपने आप इसका रास्ता बनेगा, इसका समय आएगा तो हो जाएगा, तब तक इसका नाट्य मंचन तो चलता रहेगा। अगर आप जैसे एक परिपक्व खास व्यक्ति को, जो कि इतनी अच्छी समझ रखता है, उसको अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो ये बाकी सबके दिलों को भी जरूर छुएगी। और आपके ये शब्द मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे लिए बहुत बड़े हैं। वाह, वाकई मैंने भी आपकी प्रस्तुति को देखा है और मैंने भी उस कहानी को जिया है, और बड़ा भाव विभोर हुआ कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष झेला है आजादी के लिए, उस यात्रा में कितनी यातनाएं झेली है। मैं इस बात का साक्षी हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा लेखन आपने किया है। हम ये भी जानना चाहेंगे भास्कर जी कि अगर आपको अपने दादा या दादी जी को केवल एक प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो वो प्रश्न क्या होगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि विभाजन के दरमियान, उस दौरान जो भी व्यक्ति, माता पिता अपने परिवार को लेके सकुशल इस तरफ आ पाए, या इधर से जो लोग उस तरफ गए, वो लोग हैट्स ऑफ है उन लोगों को। वो लोग भी किसी महान क्रांतिकारी से कम नहीं थे या किसी योद्धा से कम नहीं थे, क्योंकि इंसान खुद की जान बचाने के बारे में तो सोचता ही है, लेकिन आपके परिवार, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी होते हैं, और उस वक्त तो वैसे भी बड़े बड़े परिवार थे, सब लोगों के 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। मारकाट दंगों के बीच उन सबको लेकर के चलते हुए कई दिन भूखे प्यासे,
उनको सुरक्षित जगह तक, अपने देश, अपने मजहब के मुल्क तक लेके आना बहुत बड़ी वीरता की बात थी। उनके लिए मैं निशब्द हूँ। वाह, बहुत अच्छे भास्कर साहब, आपने अपने दादाजी जी से भी एक प्रश्न किया और वो हमारे आसपास होंगे तो सुनेंगे, महसूस करेंगे कि आप भी एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। वो आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी एआई और डिजिटल दुनिया में जी रही है, उसे 81 माइल्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, उनको क्या बदलाव आएगा इस उपन्यास को पढ़कर या देखकर? देखिए, आजकल के जो युवा हैं, खासतौर से जो बच्चे हैं, ये लोग एआई के द्वारा जनरेटेड जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, और जैसे गेमिंग है, गेमिंग के जो किरदार हैं, दुख की बात यह है, विडंबना यह है कि उसके ज्यादातर किरदार एक दूसरे को सिर्फ मारने के लिए होते हैं, आक्रामक होते हैं, और मतलब वो बचाने के लिए नहीं होते। उसमें सिर्फ डिफेंसिव करना आपको दिखाते हैं, डिफेंस करना है विद किलिंग। कभी भी आपने कोई ऐसा गेम देखा कि उसमें कोई ऐसा किरदार है जो सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए काम कर रहा है? उसमें जितने भी कैरेक्टर, ज्यादातर मैंने जो बच्चों के साथ जो देखा, थोड़ा बहुत जो समझा है, ज्यादातर इन गेमिंग कैरेक्टर्स और एआई के माध्यम से जनरेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें अटैकिंग होता है। डिफेंस करना सिर्फ खुद को, दूसरों को नहीं। और इसमें 81 माइल्स जैसी जो कहानियां हैं, इसमें यही सिखाती हैं कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों को बचाने के लिए एक मिशन के साथ चलते हैं, जिनका जीवन एक मिशन होता है, वो लोग हीरो भी नहीं, उनको हम नायक नहीं कहेंगे, महानायक कहेंगे। वो महानायक होते हैं। वाह 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 वाह। असली महानायक वही हैं जो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए अच्छी भावना से काम करते हैं। वाह भास्कर जी, बहुत अच्छा आपने सटीक हमारी युवा पीढ़ी को जवाब दिया, ताकि युवा पीढ़ी भी महसूस कर सके कि वो क्या देख रही है वर्तमान में और क्या देखना चाहिए। आज हमें जो स्वस्थ वातावरण मिल रहा है, स्वस्थ जीवन मिल रहा है, वो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान माल को खोकर जो हमें दिया है, उसको याद रखने के लिए, उसी स्मृतियों को जीने के लिए हमें ये 81 माइल्स उपन्यास पढ़ना चाहिए या उसकी प्रस्तुति देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। हम ये भी जानना चाहेंगे भास्कर जी कि आप एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता हैं। इन तीनों भूमिकाओं में आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अपने ही लिखे हुए किरदारों को एक कुशल निर्देशन के साथ मंच पर अभिनेता के रूप में सही से प्रस्तुत करना। तो ये तीनों ही जो काम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं और बहुत संभल के, क्योंकि जब आप अकेले होते हो मंच पर, हालांकि जो मंच पर संगीत जो मुझे देते हैं मेरे मित्र श्री प्रदीप पांडे जी, और उनके लिए मैंने 2 गाने भी लिख के दिए हैं, और वो मेरे द्वारा लिखे ही गाने हैं जो आप मंच पर उनकी मधुर आवाज में सुनते हैं। वाकई बहुत अच्छे सदे हुए म्यूजिक के साथ, सदे हुए लहजे में वो प्रस्तुत करते हैं। वो गानों का जो म्यूजिक कंपोज है वो प्रदीप भाई ने ही किया है, प्रदीप पांडे जी ने। और मेरी पत्नी पल्लवी भास्कर, मेरा जो कॉस्ट्यूम और मेकअप है और सारी प्रोडक्शन मेरी पत्नी पल्लवी भास्कर देखती है। तो सबका इसमें एक टीम वर्क होता है। और जहां भी हम लोग मंचन करते हैं, जैसे अभी जो हमारा जो पिछला मंचन मारवा स्टूडियो में था, जो श्री संदीप मारवा जी के सौजन्य से आफ्ट, जो उनका एक एक्टिंग स्कूल है, और उसके माध्यम से था, तो उन लोगों ने बहुत 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 योगदान दिया इस प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और हम लोग जहाँ भी मंचन करते हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो सब भी निस्वार्थ भावना से जुड़ते हैं। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ सभी का। वाह 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 भास्कर साहब। एक और प्रश्न है कि यदि आपको भारत और पाकिस्तान के युवाओं के बीच में 81 माइल्स का संयुक्त मंचन करने का अवसर मिलता है जी, तो आप मंच से सबसे पहला संवाद क्या करना चाहेंगे? ये एक नज्म है। जब मैं श्रीराम सेंटर में एक्टिंग कोर्स कर रहा था, तो हमारी जो डिक्शन की क्लास होती थी, उसमें एक नज्म हमारी मैडम थी वीणा मेहता जी, जो नेशनल स्कूल ड्रामा की पास आउट हैं। तो उन्होंने वो नज्म सुनाई थी, नुक्तों का आपको नुक्ते कैसे लगाने उस पर काम करने के लिए। तो मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के सभी दर्शकों को, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से जो महान
इसकी जो नज़्मकार जो थी जिन्होंने ये लिखी थी, शायद वो पाकिस्तान चली गई थी। इसके कुछ शब्द है जो जिसमें पूरी बात का संदेश आ जाएगा। जी। खुदाए बरतर तेरी जमी पे, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहो जफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है, जमी भी तेरी है हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये रस्म जंगो जवाल क्या है, सरों पे कब्रों गुरूर क्यों है, दिलों के शीशे ये जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पे, जमी की खातिर ये जंग क्यों है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा संदेश आपने एक नज्म के द्वारा जी भारत और पाकिस्तान के प्रिय श्रोताओं के लिए आपने दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। भास्कर साहब, आप बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं। जी। निर्देशक कहें, अभिनेता कहें, लेखक कहें, उपन्यासकार कहें, परिवार में भी पति कहें, बेटा कहें, और भी अन्य किरदार हैं। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक बच्चा होता है। जी। वो बच्चा भी कुछ नया सीखना चाहता है, नया करना, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसके अलावा। जी। तो वो बच्चा क्या कहता है कि अभी और क्या क्या करना है? मुझे तो लगता है वो बच्चा कहता है कि अभी तो खड़ा हुआ हूं, अभी तो एक पग भी आगे नहीं चला। वो अंदर का बच्चा तो यही बोलता है कि अभी तो मतलब जैसे माता पिता की उंगली पकड़ के और खड़ा हुआ हूं, घुटनों से खड़ा हुआ हूं, अभी चलना तो अभी शुरू ही नहीं किया। अब देखो, जितना ईश्वर ने जिंदगी लिखी है, इंसान उसी हिसाब से काम करेगा और जो कुछ कर सके करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी ईश्वर जाने आगे क्या होगा। वाह 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 जी। भास्कर साहब, चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे कि यदि आपको आजादी के उन लाखों अनाम लोगों को केवल एक संदेश देना हो जिन्होंने सब कुछ खोकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया भारत दिया, वो संदेश क्या होगा? शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि जीरो से शुरू करना, आप लोगों को हैरानी होगी जब विभाजन के बाद जब हमारे दादाजी जब वहाँ अटारी तक पहुंचे परिवार को लेके, उसके बाद रिफ्यूजी कैंप जालंधर में उनको ठहराया गया, डीएवी कॉलेज। फिर उसके बाद संघर्ष करते 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 समाना बाहू करके एक गांव था, वहाँ उनको ठहराया गया। वहाँ कुछ लोगों को जगह भी मिली, और क्योंकि दादाजी कैनाल डिपार्टमेंट में काम करते थे, नहरों के विभाग में, जिसका कि दफ्तर दिल्ली में था, तो उनको दिल्ली में ज्वाइनिंग मिली। कुर्सिया घाट करके एक जगह है दिल्ली में, बस अड्डे के पास, तो वहाँ हमारे दादाजी को ज्वाइनिंग मिली, तो वो यहाँ आए। लेकिन हालात इतने ख़राब थे, और क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना था, तो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों जुड़वा भाई थे, तो और ये लोग उस समय 6ठी क्लास में थे, तो इनको मूंगफली बेचनी पड़ी। ये लोग मूंगफली बेचा करते थे पहाड़गंज में। दादाजी वो बोलते थे कि मेरा दिल मेरी आत्मा रोती है जब मैं अपने बच्चों को ये काम करते देखता हूँ। लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि चाहे मैं खुद एक वक्त का खाना खाऊंगा, लेकिन बेटा तुम ये काम मत करो और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कितना बड़ा सेक्रीफाइस एक बाप का, जो कि बेचारा उजड़ के आया है बड़े परिवार के साथ, कितना बड़ा सेक्रीफाइस हर बाप ने किया। खाली मेरे दादाजी नहीं, जितने भी लोग, जितने भी वो महापुरुष, मैं महापुरुष ही कहूंगा उनको, जो अपने परिवारों को यहां तक बचाकर ला सके, उन लोगों ने कैसे जीरो से शुरुआत करी और किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया, वही जानते हैं। और उसका परिणाम क्या निकला कि मेरे पिताजी, मेरे पापा श्री सुखदेव भास्कर जी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसमें क्लास 1 ऑफिसर थे रिटायरमेंट से पहले। और मेरे चाचा जी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विभाग में, वो भी गजेटेड ऑफिसर थे। उनके सारे बच्चे कामयाब हुए, सब बच्चे कामयाब हुए, और ऐसा तकरीबन सभी ने किया। लेकिन फिर भी 40%, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, और ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और है मेरे विचार में उसके बारे में भी लिखना, कि संघर्ष की गाथा जो थी ना उन लोगों की, 40% लोग जो विभाजन के मारे थे, 3 पीढ़ियां निकल गई उनकी संभलने में। 3 पीढ़ियां विभाजन करने वालों ने सिर्फ उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की थी, आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी की थी। 3 पीढ़ियों को संभलने में लग गया।
और लगभग 40% से और अगर नीचे आएंगे तो 15 से 20% अब भी नहीं संभल पाए। अब भी वो बेचारे संघर्ष ही कर रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई यहाँ पुश्तैनी जमीन या उनका कोई पुश्तैनी गांव है कि वहां पर खेती बाड़ी है, या वहां की लैंड जमीन कोई है जिससे कुछ उनको खर्चे पानी के लिए आता है। या होता है ना कि आदमी चलो अब शहर में रहना चाहता है तो अपने गांव की जमीन को उसको बेच करके फिर शहर में आ गए तो अपना कोई बिजनेस कर लिया। इन बेचारों के पास तो वो भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वहां छूट गया। तो उनका संघर्ष, विस्थापित कोई भी हो, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कहीं का भी, कश्मीर के विस्थापित, उन बेचारों पर क्या बीती। कश्मीर से जो लोग विस्थापित होकर आए उनका क्या कम है दर्द, उनका दर्द भी वही है। बस सर यही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छे नवीन भास्कर जी, आपने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को अपने शब्दों में पिरोया, आपने मंचन प्रस्तुत किया और ये अनुभव आपने ट्रू मीडिया के दर्शकों को दिया है। और मुझे लगता है कि ट्रू मीडिया के दर्शकों को ये उपन्यास बहुत ही पसंद आएगा, आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी। और आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से ट्रू मीडिया के लिए, पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ट्रू मीडिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।